से, और आपको दिसंबर में इंपोर्ट करने के लिए $5 लाख चाहिए। आपने देखा डॉलर का आज का रेट 170 है, आप गए मार्केट में, आपने जाके पूछा बैंक से कि जनाब मुझे दिसंबर 31 को जो है वो $5 लाख चाहिए, बताएं आप किस रेट पे देंगे। बैंक ने अपनी वर्किंग करने के बाद बैंक ने आपको रेट दे दिया $180। ठीक है, अब आपने $180 के साथ आप बाउंड हो गए, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और किस रेट पे आपने लिया, फॉरवर्ड रेट के ऊपर आप बाउंड हो गए कि 31 दिसंबर को जो भी मार्केट में डॉलर का रेट होगा, आप बाउंड हैं कि आपने बैंक से $5 लाख परचेज करने हैं 180 रुपीज के हिसाब से, और बैंक बाउंड है कि बैंक आपको सेल करेगा 180 रुपीज के हिसाब से। अब बेटे इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये डिपेंड करता है कि 31 दिसंबर को उस अंडरलायर जो कि यहाँ पे क्या है, डॉलर एक्सचेंज रेट डॉलर का, उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर डॉलर कल को जब 31 दिसंबर का टाइम आएगा, अगर डॉलर की वैल्यू 190 रुपीज पहुंच जाती है, तो आपको जो है उसमें प्रॉफिट हो गया, आपने 180 रुपीज के हिसाब से खरीदे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि 31 दिसंबर को डॉलर की वैल्यू कम हो गई, 170 पे आ जाए, 160 पे आ जाए, तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली बेटे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिनकी अपनी कोई वैल्यू, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी अपनी कोई करेक्टरिस्टिक्स या अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है, उस अंडरलायर की है। अगर उस स्पेसिफिक डेट पे उस अंडरलायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मुझे लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो बेटे बेसिकली वो कमोडिटी चेंज हो सकती है, वो आप ऑयल प्राइसेस हो सकती हैं, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑयल को परचेज करने का कर सकते हैं, आप सोना परचेज करने का कर सकते हैं, आप किसी भी कमोडिटी को परचेज करने का फ्यूचर में अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटे वो बेस्ट एग्जांपल है डेरिवेटिव्स की, और भी डेरिवेटिव्स की एग्जांपल है, हम उनको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो बेटे उसकी जो, अगर आप ये सामने आपकी स्लाइड शो रही हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो कहता है अगर नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपने जो बात समझी बेटे वो ये रामू वाली एग्जांपल में भी, या जो मैंने आपको एक्सचेंज रेट एग्जांपल दी उसमें भी, कि उस इंस्ट्रूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली उसकी वैल्यू या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अंडरलायर के ऊपर, जो कि डिपेंड करता है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलायर क्या रखा हुआ है। जी बेटे, अब अगर किसी को कोई एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछे। जी बेटे इस क्वेश्चन में अगर किसी को जो मैंने अभी डेफिनेशन सॉरी पढ़ाई है, इस डेफिनेशन में अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो पूछ सकता है। नो सर। its present level of $0.50 to $0.52 in 30 days। अब शिकागो बैंक बेटे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि न्यूजीलैंड डॉलर का जो रेट है वो अप्रिशिएट कर जाएगा, ये बढ़ के कहाँ पे हो जाएगा, $0.52। ठीक है, अच्छा इसका मतलब बेटे ये हुआ कि न्यूजीलैंड डॉलर अगर अप्रिशिएट करेगा तो इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि यूएस डॉलर जो है वो क्या हो जाएगा, तो अप्रिशिएट कर जाएगा। ये मतलब हुआ ना। इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि अगर न्यूजीलैंड डॉलर ने एक महीने में अप्रिशिएट कर जाना है, तो दूसरी करेंसी कौन सी है यहाँ पे, यूएस डॉलर, उसी का रेट गिवन है ना यूएस डॉलर का। न्यूजीलैंड डॉलर के साथ बेटे आप लिखेंगे एनजी डॉलर। देखिए जरा, अगर आप क्वेश्चन में भी देखें, कैनेडियन डॉलर हो तो आप उसके साथ लिखते हैं सी डॉलर, यानी कि वो कैनेडियन डॉलर है। ठीक है, तो जो सिंपल डॉलर होता है वो यूएस डॉलर होता है। सही है, तो आप देखें उसने आपको रेट दिया हुआ है न्यूजीलैंड डॉलर का इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है, उससे ये हमें पता चल रहा है कि वो क्या बताना चाह रहा है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन 1 मंथ यानी 30 डेज के अंदर अंदर आपका न्यूजीलैंड डॉलर अप्रिशिएट कर जाएगा और यूएस डॉलर जो है वो क्या हो जाएगा बेटे, डेप्रिशिएट कर। सही है, यहाँ तक कोई मसला किसी को, ये बात क्लियर है सबको? नो सर, यस नहीं सर। सर अच्छा, क्लियर है सब? चलिए बेटे, उससे नेक्स्ट बात, जब भी हमने बोरोइंग करनी है हमें ऐसी करेंसी में बोरोइंग करनी चाहिए जिसमें डेप्रिसिएशन के चांसेस हों, और जब भी बेटे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसी करेंसी में करनी है जिसमें एप्रिसिएशन के चांसेस हों। यही सीखा था ना। तो बेटे अब यहाँ पे आपके सामने दो करेंसीज हैं, एक है न्यूजीलैंड डॉलर और एक है यूएस डॉलर। सही है, मुझे बताएं बेटे इन दोनों करेंसीज में से किसने अप्रिशिएट करना है और किसने डेप्रिशिएट करना है? न्यूजीलैंड वाली ने अप्रिशिएट करना है और दूसरी वाली यूएस डॉलर वाली डेप्रिशिएट करेगी। डेप्रिशिएट करेगी।
अब मुझे बताएं बेटे, मुझे अगर बोरोइंग करनी है और मैंने 20 मिलियन डॉलर सोचा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अब मुझे बोरोइंग किस करेंसी में करनी चाहिए? डेफिनेटली यूएस न्यूजीलैंड। डॉलर। यूएस डॉलर बोरोइंग बेटे, यूएस क्योंकि डॉलर। यूएस डॉलर सर। क्योंकि बेटे उसने डेप्रिसिएट करना है। आपको बताया बोरोइंग उस करेंसी में करनी है जिसने डेप्रिसिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने खुद बताया पहले कि यूएस डॉलर ने डेप्रिसिएट करना है और न्यूजीलैंड डॉलर ने अप्रिसिएट करना है, तो मुझे डेफिनेटली बोरोइंग किस करेंसी में करनी चाहिए? यूएस डॉलर में करनी चाहिए। सही है। आपने बेटे देखें, सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया? आपने बारो किए 20 मिलियन यूएस डॉलर, और ऊपर उसने एरो साइन पे लिखा भी हुआ है बारोज एट 7.2% फॉर 30 डेज। आपने इन 20 मिलियन यूएस डॉलर को बारो किया किस रेट पे? 7.2% रेट पे। कितनी देर के लिए? 30 दिन के लिए, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन भी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की कितनी देर के लिए है? इस 1 महीने के लिए, ठीक है। आपने बेटे बारो कर लिया। अब अगली बात ये है कि मैंने बारो करके अपने पास तो नहीं रखने, डेफिनेटली मैंने उन्हें क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो बेटे मैंने बारो करके अब इन्वेस्टमेंट करनी है किस करेंसी में जिसमें अप्रिसिएशन के चांसेस होंगे? तो अप्रिसिएशन के चांसेस किस करेंसी में है? न्यूजीलैंड डॉलर में है। मैं फौरी तौर पे अपने इन 20 मिलियन यूएस डॉलर को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? न्यूजीलैंड डॉलर में, क्योंकि उसमें अप्रिसिएशन के चांसेस हैं। और कन्वर्ट करके इसको मैं आगे जो है वो क्या कर दूंगा? किसी को क्रेडिट प्रोवाइड कर दूंगा या इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसने देखें बेटे उसके बाद क्या किया? उसने एक्सचेंज किया इन यूएस डॉलर को न्यूजीलैंड डॉलर में, ठीक है। और एक्सचेंज किया 0.50, उस वक्त रेट था जब मैंने एक्सचेंज किया, तो 0.50 को आपने क्या किया? 20 मिलियन पे डिवाइड किया, तो आपके पास 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर आ गए। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा सर मेरा ये एक क्वेश्चन सर ये लास्ट में दोबारा रिपीट कर दें, आपने क्या बोला था कि 20 मैंने कहा मिलियन? था 20 मिलियन बारो किया ना, तो मैंने जी उसको आगे अगर किसी को क्रेडिट प्रोवाइड करना है या इन्वेस्ट करना है, तो मैंने ऐसी करेंसी में करना है जिसमें अप्रिसिएशन के चांसेस हों, ठीक जी है। तो अप्रिसिएशन तो नहीं है न्यूजीलैंड डॉलर में, तो मैं फौरी तौर जी पे क्या करूंगा? मैं इन यूएस डॉलर में को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? न्यूजीलैंड डॉलर में, ठीक है। जी तो मैंने इनको जी कन्वर्ट किया न्यूजीलैंड डॉलर में, तो न्यूजीलैंड डॉलर का आज रेट क्या है? 0.50। ये 30 दिन बाद 0.52 पे पहुंचना है, ठीक है। तो मैंने इसे जी 0.50 पे 20 मिलियन को डिवाइड किया, तो मेरे पास 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर आ गए, ठीक है सर। ठीक है। यहाँ तक बेटे किसी को कोई मसला तो नहीं? डॉलर को कन्वर्ट किया न्यूजीलैंड डॉलर में, तो रेट था 0.50, मैंने उसे डिवाइड क्यों किया? मैंने उसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ये आपको कैसे पता चला कि डिवाइड करके न्यूजीलैंड डॉलर आएंगे, मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं आएंगे? बोलें। सर क्योंकि हमने ये पर डॉलर में जो है वो करना है, तो इसलिए हमने इसे डिवाइड किया। ये क्या बात हुई? अच्छा बेटे यहाँ पे 10 मिनट रह गए, मीटिंग एंड हो जानी है, तो जल्दी से मैं ये कंसेप्ट आपको समझा दूं। ये बार बार ये आगे यूज होना है, तो ये तुक्के नहीं मारने। आपने एक बात बड़ी ध्यान से समझनी है, ये बात समझ के फिर आपने बेटे आगे चलना है, ठीक है। मैं ये व्हाइट बोर्ड यूज करने लगा हूँ समझाने के लिए, ये बात सबने ध्यान से समझनी है। अगर किसी को ये पॉइंट समझ नहीं आएगा बेटे, वो थ्रू आउट इस सब्जेक्ट में उसे बस ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगी करेंसी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 10 यूएस डॉलर हैं, उनको मैं पीकेआर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो डेफिनेटली क्या होगा? $10 हैं, $1 166 का है, मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 16,60 रुपए आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जब मैं स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आता हूं, तो डेफिनेटली अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, ऐसा ही ना। 1660 रुपए आ गए मेरे पास। लेकिन अगर मैं वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आऊं, तो उसका मतलब है मेरे पास अगर 1660 रुपए होंगे, तो मैं अगर डॉलर उससे खरीदूंगा तो मुझे $10 मिलेंगे बस। जब भी हम वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आते हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाते हैं तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। ये बात भी क्लियर है? सबको याद रहेगी? क्लियर है? क्लियर है सर? सर यस सर, क्लियर।
नोट भी कर लिया सबने? जी सर, नोट भी कर रहे हैं साथ साथ। चलें कर लें। सर जी ये सब बोलते हैं ना तो इनकी पिक्चर्स सामने आ जाती हैं और आपकी जो व्हाइट बोर्ड है वो सामने आता ही नहीं है, इनकी पिक्चर्स आ जाती हैं। आप सर की इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये भी अंडरस्टूड है कि जब भी मैं स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाऊंगा तो ज्यादा क्वांटिटी मुझे मिलेगी, और अगर मैं वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाऊंगा तो क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा ही है ना, ढेर सारे पैसे लेके जाऊंगा तो बहुत थोड़े से डॉलर मिल जाएंगे, ढेर सारे रुपए लेके जाऊंगा बहुत थोड़े से डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े से डॉलर लेके जाऊंगा तो ढेर सारे रुपए लेके आ जाऊंगा। ऐसा ही होगा ना? यस सर। ये बात ठीक है यस बेटे? सर, यस यस सर। अब अगली बात Yes, बेटे sir, ये ऐसा है। ही है। अच्छा, अब अगली बात बेटे ये है, जो आपने रूल याद रखना है बेटे, आप कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। अब बेटे अगर मुझे डॉलर का और पीकेआर का रेट गिवन है, सही है, अब डॉलर का रेट गिवन है वो है 166 पीकेआर का $1 है। डॉलर को कन्वर्ट करना है बेटे, अगर इनका रेट आपस में जो गिवन है दो करेंसीज का, अगर ये 1 या 1 से अबव होगा तो बेटे अंडरस्टूड है, मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से करूं तो आंसर ज्यादा आएगा। ऐसा ही है ना? लेकिन अगर ये आंसर बेटे 1 से बिलो होगा तो फिर बेटे मल्टीप्लाई करके आंसर कम आएगा। यानी अगर ये रेट $0.50 होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सिर्फ आंसर $0.5 रह जाएगा। लेकिन अगर आंसर जो है बेटे वो 1 या 1 से अबव आए तो फिर बेटे मल्टीप्लाई करके अमाउंट बढ़ जाती है और डिवाइड करके अमाउंट कम हो जाती है। क्या बेटे? अगर आपके पास दो करेंसीज का एक्सचेंज रेट 1 या 1 से अबव में आंसर गिवन है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके आंसर ज्यादा आएगा और डिवाइड करके आंसर कम आएगा। Yes, क्लियर? sir. लेकिन अगर बेटे आंसर जो है वो डेसिमल में गिवन है, यानी कि आंसर 1 से बिलो है, तो बेटे 1 से बिलो 0.5 है, 0.8 है, 0.7 है, 1 से बिलो है। सर अगर ये उनका आंसर एक्सचेंज कब आएगा, मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि आंसर जो है। आंसर नहीं, एक्सचेंज रेट कह रहे हैं आप, एक्सचेंज रेट, ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट जैसे अभी डॉलर और न्यूजीलैंड का 0.50 था, ये 1 से बिलो है, होगा बेटे वो डेसिमल में आंसर होगा, मींस 1 से बिलो आंसर होगा। जैसे अभी न्यूजीलैंड डॉलर और यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट 0.50 था, तो जब भी बेटे ये आंसर 1 से बिलो होगा तो फिर मल्टीप्लाई करके अमाउंट कम आएगी और डिवाइड करके अमाउंट जो है वो ज्यादा आएगी। ऐसा ही है ना? 1 Yes, से sir. अबव होगा तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट ज्यादा आएगी और डिवाइड करके अमाउंट कम आएगी। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट 1 से बिलो होगा तो बेटे मल्टीप्लाई करके अमाउंट कम आएगी और डिवाइड करके ज्यादा आएगी। ऐसा ही है ना? Yes, sir. बस ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो आपने याद रखना है। इंशाल्लाह आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप मूव करें जरा अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटे मेरे पास डॉलर है और न्यूजीलैंड डॉलर है। आपने अभी बताया कि डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है और न्यूजीलैंड डॉलर एक वीक करेंसी है। तो जब मैं अपने यूएस डॉलर जो कि 20 मिलियन है उनको मैं न्यूजीलैंड डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो डेफिनेटली मैं स्ट्रॉन्ग से वीक में जा रहा हूँ। जब भी आप स्ट्रॉन्ग से वीक करेंसी में जाते हैं तो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी आती है। इसका मतलब अब मैं जब चाहिए न्यूजीलैंड के, ठीक है। और दूसरी बात, इन दोनों का एक्सचेंज रेट इस वक्त एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन वो क्या है, 0.50। अब ये अमाउंट जो है वो 1 से बिलो है। ऐसा ही है ये एक्सचेंज रेट। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 से तो ये कम हो जाएगा आंसर, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर जो है वो ज्यादा आएगा। ऐसा ही है। तो बेटे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 20 मिलियन को 0.50 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो है वो 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर। क्लियर? अब ये पॉइंट अगर किसी को बेटे कंफ्यूज कर रहा है तो वो पूछ ले। सर दोबारा बता दें। दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटे। मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएं बेटे तो ज्यादा क्वांटिटी मिलती है, अगर वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएं तो कम क्वांटिटी मिलती है। ये बात क्लियर है सबको? दूसरी बात बेटे मैंने आप सबको ये बताई कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट जो कि गिवन है हमें क्वेश्चन में
अगर वो एक्सचेंज रेट 1 या 1 से अबव होगा तो मल्टीप्लाई करके आंसर ज्यादा आता है और डिवाइड करके आंसर कम आता है। ये बात भी क्लियर है सबको? तीसरी Yes, बात sir. मैंने आपको ये बताई कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट 1 से बिलो हो, मींस 0.5, 0.7, 0.8, 1 से बिलो हो 0.99 तक, तो बेटे फिर उस एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई करके हमेशा आंसर कम आएगा और डिवाइड करके आंसर ज्यादा आएगा। सही है? अब देखिए इस क्वेश्चन में ये जो एक्सचेंज रेट गिवन है ये 0.50 है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, ये 1 से बिलो है। तो मैंने क्या करना है, मैंने स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाना है, मुझे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं अगर इसे 0.50 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर ज्यादा आएगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कम आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 20 मिलियन को 0.50 से डिवाइड किया तो मेरे पास 40 मिलियन आया। जी, अब अगर इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटे तो वो पूछ ले। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके यस सर, ओके सर। अच्छा, अब देखें बेटे मैंने 20 मिलियन भारों किए, उनको कन्वर्ट किया, न्यूजीलैंड डॉलर आ गए 40 मिलियन। अब इनको बेटे मैंने लैंड किया काम पे 30 दिन के लिए, किस रेट पे? 6.48%। ठीक है, तो आप बेटे सब आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 40 मिलियन को मल्टीप्लाई करें बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वो कितना है 6.48%, और उसे मल्टीप्लाई करें 30/365। ठीक है, 30 दिन है ना, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 30 दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा। उस 30 दिन के इंटरेस्ट को मैं 40 मिलियन में ऐड करूंगा तो इसका मतलब एक महीने बाद मैं रिसीव करूंगा कितने न्यूजीलैंड डॉलर? 4,02,16,000। देखिए जरा, यही है सबके पास आंसर आ गया? यस सर, यही। यहाँ Yes, तक तीसरे तक बेटे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर ये दोबारा बता दीजिए पॉइंट जो सर लास्ट पे है। बेटे इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो मैंने अमाउंट लेंड की है वो कितनी है? 40 मिलियन। इंटरेस्ट का रेट क्या है? 6.48%। तो आप 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6.48 ओवर 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना है? 30 दिन। तो आप करें मल्टीप्लाई बाय 30/365, तो आपके पास बेटे जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इस इंटरेस्ट को आप 40 मिलियन में ऐड कर लेंगे तो इसका मतलब इतने पैसे आपको मिलेंगे, वो आपने ऐड करके आपने बताया 4,02,16,000 रुपया बनता है। देखिए अपनी कैलकुलेशन कर लें, सारे लोग यही अमाउंट आती है। Exchange rate of the New Zealand dollar to depreciate from its present level of $0.50 to $0.48। अब न्यूजीलैंड डॉलर डेप्रिशिएट करेगा। अब इसने बेटे उल्ट कर देना है, अब इसने बोरोइंग करनी है न्यूजीलैंड डॉलर में और उसके बाद बेटे उसे कन्वर्ट करेगा यूएस डॉलर में और यूएस डॉलर में लैंडिंग करेगा और फिर दोबारा रिकन्वर्ट करके अब इसे जो है वो इस तरह प्रॉफिट होगा। देखें जरा गौर करें, सारा कुछ वही है, सिर्फ एक वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आपको बताया था, बोरोइंग हमेशा ऐसी करेंसी में करनी है जिसमें डेप्रिसिएशन के चांसेस हो, और लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट ऐसी करेंसी में करनी है जिसमें एप्रिसिएशन के चांसेस हों। तो आप देखें उसी केस में सिर्फ एक सिनेरियो चेंज हुआ, वो ये कि अब न्यूजीलैंड डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। तो अगर न्यूजीलैंड डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है तो अब मैं बोरोइंग किस में करूंगा? न्यूजीलैंड डॉलर में, और उसे इन्वेस्टमेंट किस में करूंगा बेटे? यूएस डॉलर। क्लियर? प्रॉब्लम्स बताता हूँ, आपने बेटे वो प्रॉब्लम्स करने हैं इसी एग्जांपल से रिलेटेड, और सिर्फ डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझनी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे ऑनवर्ड चलेंगे। आप अगर बेटे अपनी आईबीएफ की बुक के ऊपर आए ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जेफ मेडोरा की जो बुक है,